Hello everyone, I am Neha. Today we will talk about the Memorandum of Association. In the previous video, I told you that two main documents that need to be prepared by the company before its registrations are Memorandum of Association and Article of Association, जिनके बिना एक कंपनी जो है रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है, क्यों इसके बिना एक कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाती है। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, what is the meaning of मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, ये कंपनी क्यों प्रिपेयर करती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है और इसको चार्टर भी बोलते हैं। अब चार्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फॉर्मल स्टेटमेंट जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के या ग्रुप ऑफ पीपल के जिन्होंने भी वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिन्होंने भी वो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, उनके कुछ राइट्स और एम्स या कह सकते हो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लिखे होंगे। उसको हम बोलते हैं कोई भी फॉर्मल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द राइट्स एंड एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज नोन एज अ चार्टर। ठीक है, तो अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम चार्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है और इस डॉक्यूमेंट में प्रिंसिपल कंडीशंस डिफाइन की गई हैं जिनके बेसिस पे ये कहा जाता है कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। कहने का ये मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव है कि क्यों कंपनी एस्टैब्लिश हुई है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक पर्पस बताया जाएगा कि क्यों एक कंपनी को क्रिएट किया गया है। इज इट क्लियर? एंड हम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बाउंड्री वॉल भी कहते हैं। बाउंड्री वॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बाउंड्री वॉल की तरह ही एक्ट करती है विद इन विच द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनीज मस्ट बी परफॉर्म्ड। मतलब एक बाउंड्री वॉल है, फिक्स कर दी गई है, एक ऑब्जेक्टिव अगर सेट किया है यानी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही एक्टिविटीज परफॉर्म होगी और वो विद इन दैट लिमिट ही होंगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है ये मेन प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और विद इन दैट ओनली जो एक्टिविटीज हैं किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की, वो परफॉर्म की जाएंगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? वैसे तो आपकी बुक में 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं रिगार्डिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि क्या होता है। मैंने एक डेफिनेशन वहां से उठाई है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकमिलन, जो पर्पस है मेमोरेंडम का वो ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं और वो पर्संस जो डील करते हैं कंपनी के साथ, उनको पता होना चाहिए कि कंपनी की परमिटेड रेंज कितनी है। ठीक है, मतलब कंपनी उनके फंड्स को किस तरीके से यूटिलाइज करेगी, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सेट हुई है मतलब क्रिएट हुई है बेसिकली। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर लॉर्ड मैकमिलन भी कह रहे हैं कि जो मेमोरेंडम है वो ये चीज दर्शाता है किसको, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को और वो पर्सन जो उनके साथ उस कंपनी के साथ डील करते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो इस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश हुई है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कम्स what are the main features of memorandum of association? अब हमने बहुत इंट्रोडक्शन में बहुत पढ़ा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम चार्टर क्यों बोलते हैं। बेसिकली ये एक बाउंड्री वॉल भी एक्ट करती है। तो after examining the various definitions and introduction about the memorandum of association, जो following main characteristics निकले हैं memorandum of association के वो क्या हैं? First of all, the memorandum of association is a basic charter। अभी मैंने बोला चार्टर क्या होता है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है। ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेटअप हुई है, क्या मेन राइट्स हैं, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस ग्रुप ऑफ पीपल की। तो यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी तरीके से चार्टर की तरह ही एक्ट करता है, जहां पर कंपनी का पर्पस बताया जाता है कि कंपनी क्यों सेटअप हुई है। इज इट क्लियर? और ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। सेकंड वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का। कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी का क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ एक्टिविटीज हैं, मतलब बेसिकली कि ये आपकी लिमिट्स हैं। एक्टिविटीज अगर आपने परफॉर्म करनी है उस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो ये आपका बाउंड्री वॉल है। ठीक है, तो मेमोरेंडम बेसिकली क्या कर देता है, एक तरह से लिमिट देता है कि आपने इस लिमिट में रहकर ही काम करना है। इज इट क्लियर? थर्ड वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द कंपनी। कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर नहीं कर सकती। अल्टर का मतलब चेंज उसमें कुछ नहीं कर सकती, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस डिफाइंड हैं कंपनीज एक्ट में कि
अगर वो सिचुएशंस कंपनी के सामने आती हैं तो कंपनी जो है चेंज कर सकती है जो एसोसिएशन के कंटेंट्स हैं। फोर्थ पॉइंट इज इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ कंपनी एक्टिविटी। एक तरीके से मैंने अभी बोला है इंट्रोडक्शन में दैट इट एक्ट एज अ बाउंड्री वॉल। तो बाउंड्री वॉल का कहने का मतलब ये है कि जो भी एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, वो विद इन दैट स्कोप ही होंगी, विद इन दैट स्फेयर ऑफ एक्टिविटीज ही होंगी। मतलब एक तरीके से जो बाउंड्री आपके लिए सेट करती है, उस कंपनी के लिए सेट कर दी है, उसी के अंदर जो है सारी एक्टिविटीज और या ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म होने हैं वो उसी के अंदर ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक स्कोप डिफाइन कर देता है कि आपने एक्टिविटीज इज विद इन दैट स्कोप ही करनी है, विद इन दैट लिमिट ही करनी है, क्लियर। नेक्स्ट इज इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज ओपन टू इंस्पेक्शन बाय दोज हु डील विद द कंपनी। मतलब जो पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, इट दिस डॉक्यूमेंट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन फॉर दैम, ठीक है। इंस्पेक्शन कर सकते हैं वो कंपनी में आकर जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज इट डिफाइंस द कंपनी रिलेशन विद आउटसाइड इंडिविजुअल्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली रिलेशनशिप दर्शाता है कि उसका आउटसाइड इंडिविजुअल्स के साथ या वो पर्सन जो कंपनी के साथ डील करते हैं उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया किन के लिए गया है? उन पर्सन्स के लिए ही जो कंपनी के साथ डील करेंगे, ताकि वो ये जान सके कि कंपनी क्यों एस्टैब्लिश हुई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन हो सकता है इन फीचर्स में कि बेसिकली जो हमारा मेमोरेंडम है वो एक तरीके से रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि कंपनी का आउटसाइड इंडिविजुअल के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? Next topic is what is the purpose of memorandum of association। memorandum of association क्यों बनाया जाता है? वो दो पर्पस हैं इसके क्यों बनाया जाता है। फर्स्ट वन इज जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं वो ये जान सके कि उन्होंने सही जगह इन्वेस्ट किया है, ठीक है। यानी वो रिस्क को कंटेम्पलेट कर सके, रिस्क को मैक्सिमाइज कर सके कि हाँ इस कंपनी में रिस्क है, रिस्क फैक्टर हमने लिया है, क्या हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो सही जगह करी है या नहीं करी है। साथ ही साथ यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाने का पर्पज ये भी है कि मिल जाए कि उनके फंड्स जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो किस तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, किस तरीके से कंपनी उनको यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। सेकंड पर्पस इज द जो आउटसाइडर हैं जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं वो ये जान सके एग्जैक्टली व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दैट कंपनी, कि यह कंपनी बनाई क्यों गई है। उनको पता होना चाहिए, आउटसाइडर को पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो यही दो पर्पस है, एक शेयर होल्डर्स के लिए, एक उन आउटसाइडर्स के लिए जो डील करते हैं कंपनी के साथ और वो जो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग और क्रिएटिंग दैट फर्म। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, और क्यों इसके बिना कोई भी फर्म रजिस्टर नहीं हो सकती है। तो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। फंडामेंटल बेसिकली क्या बोला गया है इसमें? ये एक बेसिक और मैंडेटरी चार्टर है जिसके बिना कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो। उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी है, दैट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू मेक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बिकॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ही कोई आउटसाइड पार्टी जान सकती है कि क्यों वो कंपनी एस्टैब्लिश हुई है, क्या मेन पर्पस है उस कंपनी का, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दैट कंपनी। इज इट क्लियर? सेकेंड वन इज इट इज एन अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट। अभी मैंने बोला फीचर्स में कि कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो अनअल्टरेबल है, कंपनी उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती। बट 1890s में क्या होता था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें चेंज करना ही अलाउड नहीं होता था एक तरीके से। बट टाइम के साथ साथ या अगर हम आजकल का बिजनेस सिनेरियो देखें तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है कंपनीज एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस जो हैं वो लागू किए गए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज मेंशन की गई हैं कि अगर कंपनी वो सिचुएशन में आती है या वो एक्टिविटीज करती है तो उस केस में वो अपने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उस कंपनी का उसमें उसके कंटेंट्स में चेंज कर सकती है। इज इट क्लियर?
थर्ड वन इज इट डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ कंपनी ऑपरेशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो बेसिकली कंपनी का या एक तरीके से क्या बिजनेस क्या ऑपरेशंस उसने करनी है उस कंपनी ने, वो डिफाइन कर देती है कि व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ दैट कंपनी, क्यों एक बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग दैट फर्म। ठीक है, साथ ही साथ उसकी एक्टिविटीज को भी डिफाइन कर देता है। अभी मैंने बोला था पिछले पॉइंट्स में कि वो बाउंड्री वॉल एक्ट करता है कि ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म करने हैं, जो भी एक्टिविटीज होंगी वो विद इन दैट एरिया ही होंगी। इज इट क्लियर? तो अगर कोई कंपनी बियॉन्ड उन लिमिट्स के जाती है, ठीक है, then that is also defined in the memorandum, and that is known as the ultra wires। ठीक है, ultra wires is what is the ultra wires? दो टर्म्स आप सुनोगे इस चैप्टर में, इंट्रावायर्स और अल्ट्रावायर्स। ठीक है, इंट्रावायर्स होती है एनीथिंग दैट इज डन विद इन और अंडर द लीगल अथॉरिटी, मतलब ऐसा कुछ करना जो लीगल अथॉरिटी के अंदर ही है, एक तरीके से विद इन दैट, उसी के अंदर अंदर आप काम कर रहे हो। आपको मान लो कोई अथॉरिटी दी गई है कि आप एक एचआर हो कंपनी के, और आपको अथॉरिटी दी गई है कि आपने लोगों को रिक्रूट करना है, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, एम्प्लॉयज रख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, दैन दैट टर्म इज नोन एज द इंट्रावायर्स, कि आप विद इन दैट अथॉरिटी ही काम कर रहे हो, बट आप रिक्रूट भी कर रहे हो और साथ ही साथ उनको काम भी बता रहे हो, उनको सैलरी भी दे रहे हो, जो आपका काम नहीं है। ठीक है, आपकी अथॉरिटी थी क्या थी कि आपने सिर्फ लोगों को रिक्रूट करना है, बट आप उससे बियॉन्ड जाकर काम कर रहे हो, दैट टर्म इज नोन एज द अल्ट्रावायर्स। एनीथिंग डन बियॉन्ड दैट लिमिटेशन, बियॉन्ड दैट अथॉरिटी इज टर्म्ड एज अ अल्ट्रावायर्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें बेसिकली कंपनी की ऑपरेशन, मतलब कंपनी की जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी लिमिटेशंस बताई जाती हैं कि ये दायरा होगा सभी काम को करने का, उस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। इज इट क्लियर? फोर्थ पॉइंट इज it forms the basis of relationship between the company and outsider। मेमोरेंडम बेसिकली लोगों को ये बताता है कि कंपनी क्यों क्रिएट हुई है और उसकी एक्टिविटीज क्या हैं, और साथ ही साथ उस कंपनी का आउटसाइड पार्टीज के साथ कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब कैसा रिलेशन रहेगा बेसिकली। इज इट क्लियर? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली इंडिकेटर है सॉरी, और गाइडलाइन है कंपनी की एक्टिविटीज की। ठीक है, मतलब कंपनी की एक्टिविटीज वो किनको बता रही है? आउटसाइड पार्टीज को। आउटसाइड पार्टीज में कौन आते हैं? आपके शेयर होल्डर्स आते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स आते हैं, ठीक है, जो भी बेसिकली पर्सन हैं वो कंपनी के साथ डील करते हैं, वो सारे आउटसाइड पार्टीज में आते हैं। ठीक है, अब शेयर होल्डर को यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेमोरेंडम के थ्रू कि उनका फंड्स किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। ऐसे ही आउटसाइड पार्टीज को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कंपनी क्यों क्रिएट हुई है, एक तरीके से पर्पस क्या है। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बेसिकली वो मेन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो रिलेशनशिप डिफाइन करता है बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइड पार्टीज। Is it clear? Next, last point is it contains the clauses that give important information about the company। इसमें different clauses आप पढ़ोगे। जो मेमोरेंडम होता है बेसिकली वो पैराग्राफ्स में होता है और कंसेक्यूटिवली होता है, नंबर्ड होते हैं बेसिकली पैराग्राफ्स के। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें डिफरेंट क्लॉजेस, यानी क्लॉजेस में क्या होगा, जैसे कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होगी, ये सारे डिफरेंट क्लॉजेस हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जो क्लॉजेस के अंडर, मतलब मेन सब हेड्स के अंडर दी गई है। ठीक है, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है, क्लॉजेस मतलब कुछ ऐसे हेड्स होंगे, सब हेड्स होंगे अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी के रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन होंगी। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके 6 क्लॉजेस या 6 सब हेड्स आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी कंपनी की। इज इट क्लियर? तो ये था आपका वट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कम्स what are the forms of memorandum of association। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, वो प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। मतलब अब कंपनी एक टाइप की तो होती नहीं है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज होती हैं जिनकी लिमिटेड होती है लाइबिलिटी, किसी की अनलिमिटेड होती है, किसी की क्या कह सकते हो कोई भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हुई, अनलिमिटेड कंपनी हुई और शेयर कैपिटल नहीं है। ठीक है, एक ऐसी अनलिमिटेड कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है। मतलब डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज होती हैं और उनके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाने के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे टेबल ए जो होता है, ठीक है, वो उन कंपनीज के लिए होता है, कंपनीज दैट आर लिमिटेड बाय शेयर्स, उन कंपनीज के लिए फॉर्म ए होगा।
ठीक है। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कि जैसे मान लो कोई भी फॉर्म आप लेते हो, जैसे फीस को डिपॉजिट करने का अलग फॉर्म होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर अपने एडमिशन लेना है तो उसका अलग फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज के लिए। तो वो क्या, वो डिफरेंट टेबल्स के अंडर डिफाइन किए गए हैं। इज इट क्लियर? तो टेबल ए होता है वो उन कंपनीज के लिए दैट कंपनीज आर लिमिटेड बाय शेयर्स। ऐसे ही टेबल बी होता है उन कंपनीज के लिए दैट कंपनीज आर लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? जैसे टेबल सी है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी के लिए ही बट एंड नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही टेबल डी है अनलिमिटेड कंपनीज के लिए नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल, एंड टेबल ई इज फॉर अनलिमिटेड कंपनीज हैविंग द शेयर कैपिटल। इस तरीके से जो है टेबल्स बने हुए हैं। तो उन टेबल्स के रिगार्डिंग ही जैसे मान लो अनलिमिटेड कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल ने जो है एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है उस कंपनी ने, ठीक है। तो वो कंपनी कौन सा टेबल प्रेफर करेगी? टेबल ई प्रेफर करेगी। इज इट क्लियर? तो ये डिफरेंट टेबल्स फॉर्म्स बनाए हैं ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, जो नीचे टेबल्स के हेड्स पे जो डिफरेंट हेड्स हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ऐसे टेबल ए बी सी डी ई ऐसे बनाए गए हैं और डिफरेंट कंपनीज को उनमें डिवाइड किया गया है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मेन टॉपिक इज लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी कंपनी जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कुछ लीगल कंडीशंस होती हैं जिनको कोई भी कंपनी फॉलो करेगी जब भी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगी। इज इट क्लियर? तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा वो किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले तो वो प्रिंटेड, उसका मतलब कि बेसिकली ये है कि प्रिंट निकालवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको प्रिंटेड करवाना बहुत ज़रूरी है। प्रिंट कराओगे, साथ ही साथ उनको जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा, कंटेंट्स होगा, वो पैराग्राफ्स की फॉर्म में होगा और पैराग्राफ्स में भी नंबर लिखे जाएंगे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, ठीक है। जैसे मान लो डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। नेम ऑफ द कंपनी, तो नेम ऑफ द कंपनी को आप पहला नंबर दोगे। ऐसे ही उसके बाद आएगा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, सिचुएशन क्लोज बेसिकली आपका आएगा, ठीक है। तो सेकंड पे आएगा। इस तरीके से कंसेक्यूटिवली आप उसको नंबर भी करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा वो हर सब्सक्राइबर उसको साइन करेगा। अब पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर्स की जरूरत है और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर्स की जरूरत है, ठीक है। तो अगर हम पब्लिक कंपनी का मान लो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो 7 सब्सक्राइबर होंगे, यानी 7 मेंबर्स होंगे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे। और साथ में वो साइन तो करेंगे करेंगे, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी डिस्क्रिप्शन टोटली आप उसमें अटैच भी करेंगे, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखेंगे बेसिकली। इज इट क्लियर? Be signed in the presence of at least one witness who shall attest the signature and shall likewise add his एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। कहने का ये मतलब है जो ये 7 मेंबर्स, मान लो पब्लिक कंपनी का अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहे हैं तो 7 मेंबर्स होंगे, तो 7 मेंबर्स जो है एक ऐसे पर्सन के सामने साइन करेंगे जो बनेगा विटनेस, ठीक है। उस विटनेस की भी सारी इंफॉर्मेशन, जैसे सब्सक्राइबर्स की सारी इंफॉर्मेशन अटैच होगी, सब्सक्राइबर की सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, वैसे ही उस विटनेस की भी सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, प्लस उसके सिग्नेचर भी होंगे उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। Is it clear? And one point is here, I want to mention here, and under the legal requirements of memorandum of association regarding the witness, वो क्या है कि जो witness है वो सभी members के लिए तो same हो सकता है, is it clear? But one member cannot be witness for other, यानी सातों के लिए एक विटनेस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेंबर ही एक दूसरे के लिए विटनेस बनेंगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल अंडर द कंपनीज एक्ट प्रोविजंस। इज इट क्लियर? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो माना ही नहीं जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे, ठीक है। यानी सबके लिए एक विटनेस हो। इज इट ओके टू एवरीवन? इज इट क्लियर? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाने में ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स थी जो ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है कंटेंट्स और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब हम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे थे कि ये लिखना जरूरी है, ये बनाना जरूरी है, तो मैंने जब इंपॉर्टेंस कराई थी आपको, लास्ट पॉइंट था इंपॉर्टेंस का कि उसमें कुछ क्लॉजेस होंगे,
उस क्लोजेस का क्या मतलब था कि कंपनी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी, तो कंपनी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डिफरेंट हेड्स के अंडर डिफाइन की गई है, ठीक है। और वो हेड्स क्या है, यहाँ पर 6 हेड्स होंगे, आपके 6 कंटेंट होंगे जिनके अंदर कंपनी की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और वो 6 कंटेंट्स क्या है, नेम क्लोज है फर्स्ट ऑफ ऑल, सिचुएशन और रजिस्टर क्लोज सेकंड वन, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट क्लोज, फोर्थ वन इज लाइबिलिटी क्लोज, फिफ्थ वन इज कैपिटल क्लोज एंड सिक्स्थ वन इज एसोसिएशन क्लोज। फर्स्ट क्लॉज आता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज बेसिकली कंपनी का नेम, जिससे कंपनी रजिस्टर होनी है, वो नेम कंटेन्ड होता है नेम क्लॉज में, ठीक है। या हम कह सकते हैं इट स्टेट्स द कंपनी प्रपोज नेम, की स्पेसिफाई कर देती है कंपनी का नेम क्या है। इज इट क्लियर? तो इसके अंदर, इस क्लॉज के अंदर वैसे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जब भी हम कंपनी का नेम सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी कंपनी का नेम चूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नेम जो है हम कंपनी का रख सकते हैं, बट कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं वाइल नेमिंग अ कंपनी। मतलब जब भी कंपनी का नेम चूज किया जाए तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी जो पूरी करनी होती हैं हर कंपनीज को। वो क्या है? फर्स्ट वन इज मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 4 कंपनीज एक्ट 2013 का कहता है कि कोई भी कंपनी जब भी रजिस्टर्ड हो तो वो ऐसे नेम से रजिस्टर्ड हो जो अप्रोप्रिएट हो, जो डिजायरेबल हो। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कंपनी का जो इनअप्रोप्रिएट या अनडिजायरेबल है इन द आइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको उस नेम को कब इनअप्रोप्रिएट या अनडिजायरेबल कहेगी? अगर वो नेम एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच होता है, मतलब उसी नेम की एग्जिस्टिंग कंपनी भी है मार्केट में, फिर भी आप कर रहे हो। जैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नेम चूज करती हूँ और आपको पता है एग्जिस्टिंग कंपनी रिलायंस लिमिटेड कंपनी जो है ऑलरेडी मार्केट में है, ठीक है। तो अनडिजायरेबल भी नहीं होना चाहिए और इनअप्रोप्रिएट भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार अनडिजायरेबल हम तब कहेंगे जब वो लोगों को एक तरीके से बुद्धू बनाएगा, एक तरीके से लोगों को कंफ्यूज करेगा उस चीज़ के बारे में। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे रियल जो कंपनी है वो कौन सी है, ये वाली कंपनी है जो एग्जिस्टिंग है या न्यू आई है वो एग्जिस्टिंग एक तरीके से रियल कंपनी है, ठीक है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसकी रेपुटेशन भी कहीं ना कहीं हार्म हो सकती है। कैसे हार्म हो सकती है? क्योंकि जो न्यू कंपनी आई है वो एग्जिस्टिंग कंपनी की रेपुटेशन से गलत काम भी कर सकती है, एक तरीके से कह सकते हैं हम कुछ अनड्यू एडवांटेज भी ले सकती है एग्जिस्टिंग कंपनी की रेपुटेशन से, ठीक है। अगला आता है इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम्स एंड नेम एक्ट 1950। ये क्लियर कर देना चाहिए सभी कंपनीज को, या कंपनीज जो हैं ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो प्रोविजन सेट किए हैं एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950 में, उनके प्रोविजंस को फॉलो किया जाए, उनका उल्लंघन ना किया जाए। इज इट क्लियर? तो साथ ही साथ इस एक्ट में ये भी बोला गया है कि कोई भी कंपनी कॉपरेटिव वर्ड यूज नहीं करेगी अपने नेम के साथ, और साथ ही साथ नेशनल नेम भी नहीं यूज करेगी विद इट्स नेम। ये नेशनल नेम वाली जो प्रोविजन है ये किनके लिए है? ऑल द नॉन गवर्नमेंट कंपनीज और एंटरप्राइजेस, मतलब उनको प्रोहिबिट किया गया है, दे कैन नॉट यूज द नेशनल वर्ड विद देयर नेम्स, कंपनी नेम्स। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ एक चीज और मेंशन है इस एक्ट में, वो क्या है कि कुछ ऐसे नेम्स वर्ड सजेस्ट हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना यूज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वो वर्ड्स क्या है? एम्परर, एम्प्रेस, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आप अपनी कंपनी के नेम में यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए किसकी परमिशन लेनी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, ठीक है। और कुछ यूनाइटेड नेशन के जो एम्बलम्स हैं या नाम नेम्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सील है या उनके एम्बलम्स हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री और द कंट्री का नेशनल फ्लैग, हम इन चीज़ों को भी कंपनी के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ ही जो नेशनल लीडर है उसका नेम भी हम किसी कंपनी के नेम में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ प्रोहिबिशंस हैं जो एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950 में क्लैरिफाई किए गए हैं कि ये नेम्स जो है आप चूज नहीं कर सकते या ये वर्ड्स आप अपने कंपनी के नेम में नहीं लगा सकते। इज इट क्लियर? इसी पॉइंट में ये चीज़ भी बोली है कि अगर कंपनी को जो है, जैसे जब भी नेम करते हैं कंपनी का या नेमिंग होती है कंपनी की, उस प्रोसेस को सिंपलर बनाने के सबसे आसान तरीका ये है कि कंपनीज को एडवाइज किया जाता है दैट दे कैन अप्लाई अ कंसेंट, मतलब एक रिटन कंसेंट देंगे किसको? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को फॉर द प्रपोज नेम। मतलब कि वो क्या करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज कुछ आपको नेम सजेस्ट कर देंगे कि आप ये रख लो,
ठीक है, वो इजी हो जाता है, आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि एग्जिस्टिंग कंपनी उस नाम की है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रार ही वो नेम्स दे रहे हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार वो नेम्स देंगे, उनमें से ही आप कोई 3 नेम चूज करके अपना कंफर्म करना ही आपके लिए आसान रहता है, ठीक है। तो और ये आप काम कैसे कर सकते हो, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को एक एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ेगी और एक रिक्वायर्ड फी पे करनी पड़ेगी ऑफ ₹10 ओनली, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रजिस्ट्रार आपको कुछ नेम सजेस्ट करेंगे, उन नेम्स में से ही आप कंपनी का नेम जो है वो रख सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। सभी पब्लिक कंपनी के लिए और प्राइवेट कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड जो है वो वर्ड, ये वर्ड्स जो है वो मेंशन करें। अगर पब्लिक लिमिटेड है तो वो पब्लिक कंपनी है सॉरी, तो वो लिमिटेड वर्ड यूज करे, और प्राइवेट कंपनी है तो वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो यूज करे एट द एंड ऑफ देयर कंपनी नेम। बिकॉज इससे इसका मेन चीज इन वर्ड्स को यूज करने का क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कंपनी का, क्योंकि जो लोग कंपनी से डील करते हैं दे मस्ट बी अवेयर दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड। उनको पता होना चाहिए कि कंपनी से जो डील कर रहे हैं पर्सन्स, उनको पता होना चाहिए कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड अगर एक तरीके से नहीं लगाना है तो वो कौन सी कंपनीज नहीं लगा सकती? सेक्शन 8 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो कहता है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो जिनके लिए वर्ड लिमिटेड लगाना कंपलसरी नहीं है, बेसिकली वो लगाए ना लगाए मतलब एक तरीके से चलेगा, ठीक है। और वो कंपनीज कौन सी हैं? वो कंपनीज जिनका ऑब्जेक्ट है ऑफ डेवलपिंग द ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट, कल्चर और रिलीजन, ठीक है, और साथ ही साथ जिनका मेन मोटिव ये रहता है कि टू डू द पब्लिक वेलफेयर, मतलब जो पब्लिक वेलफेयर के लिए बेसिकली इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हैं या कंपनीज एस्टैब्लिश हैं, उनके लिए जो है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी नहीं है एट द एंड ऑफ देयर कंपनी नेम। इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट इज प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। जो नेम है कंपनी का वो प्रेजेंट या पब्लिश किया जाएगा इन द न्यूज़पेपर्स एंड ऑल द लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी कंपनी के रेलेवेंट पेपर्स हैं उनके ऊपर कंपनी का नेम प्लस कॉमन सील, जो उनकी कंपनी की सील है, वो स्टैम्प उसकी लगी होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो नेम है वो डिस्प्ले होना चाहिए ऑन द साइन बोर्ड एट द रजिस्टर ऑफिस और ऑल द ऑफिसर और प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी इन इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। मतलब रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, और जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ भी आप कंपनी का नेम डिस्प्ले करोगे, और साथ ही साथ जहाँ ऑपरेशंस परफॉर्म होती है या कुछ और भी ऑफिसेज हैं, ब्रांचेस हैं, वहाँ पर भी कंपनी का नेम प्रॉपरली डिस्प्ले होगा। इज इट क्लियर? तो ये कुछ प्रोविजंस थे नेम क्लॉज के रिगार्डिंग। और एक और प्रोविजन है अंडर द सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। वो क्या कहता है, अगर 1% कंपनी है तो वो 1% कंपनी जो है अपना नेम जब भी नेम सभी लेटर्स पे, बिजनेस लेटर्स पे, रिलेवेंट पेपर्स पे लिखे तो नीचे वो ब्रैकेट्स में ये जरूर लिखे नेम के नीचे कि वो कौन सी कंपनी है। तो वो ये हम 1% कंपनी की बात कर रहे हैं तो वो 1% कंपनी है, तो वो ब्रैकेट में जरूर लिखे 1% कंपनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ABC लिमिटेड, तो वो नीचे इसके ABC लिमिटेड के नीचे ब्रैकेट्स में लिखेगी 1% कंपनी। Is it compulsory for 1% company to mention that thing in their with their names? Okay. नेक्स्ट क्लोज इज सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। इस क्लोज में बेसिकली इंफॉर्मेशन होगी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, किस सिटी में लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है, उसका कंप्लीट एड्रेस होना बहुत जरूरी है। तो सारी इंफॉर्मेशन इस क्लोज में मेंशन की जाएगी। साथ ही साथ इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये जानना इजी हो जाता है लोगों के लिए, ये जानना इजी हो जाता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड है, किस एरिया में सिचुएटेड है। साथ ही साथ लोग ये भी जान लेते हैं कि कंपनी की नेशनैलिटी क्या है। नेशनैलिटी मीन्स वो फॉरेन कंपनी है या कोई डोमेस्टिक कंपनी है। साथ ही इसमें ये भी पॉसिबल हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि कुछ कौन से लोकल लॉज हैं जो उस कंपनी के बेसिकली उस कंपनी को बेसिकली गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। एंड वन थिंग मोर इज, जो भी बिजनेस लेटर्स हैं कंपनी के, बिल हेड्स हैं, लेटर पेपर्स हैं, कोई भी नोटिस है या कोई भी ऑफिशियल पब्लिकेशन है, उस पर कंपनी का नाम,
उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर अलॉन्ग विद द टेलीफोन नंबर एंड फैक्स नंबर, ये सब पब्लिश्ड होने चाहिए, एक तरीके से प्रिंटेड होने चाहिए। एंड एक और बात इस पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी कि जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, उसमें कंपनी का कंप्लीट एड्रेस होना बहुत जरूरी है। कंप्लीट एड्रेस मींस उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड है, उसका कंप्लीट एड्रेस होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर ये चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं दी गई, इसके बारे में कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज विद इन द 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर ऐसा करना भूल गए हैं तो एक एप्लीकेशन सेंड करनी होगी विद इन द 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ठीक है। वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड इन दिस क्लोज इज दैट जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वो प्लेस होता है जहां पर सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं कंपनी के। साथ ही जो भी नेसेसरी लीगल नोटिस, ये इंफॉर्मेशन जो है कंपनी को भेजे जाते हैं, वो भी इसी रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजे जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कंपनी के लिए कि वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस क्लैरिफाई करे कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, किस सिचुएशन, किस एरिया में है या किस स्टेट में, सिटी में है। ठीक है। And the company can have its operational activity at a place other than its registered office। मतलब जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही सारी ऑपरेशनल एक्टिविटी परफॉर्म हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और भी रखे जाते हैं, लेटर्स कहीं और भी आ सकते हैं, लेकिन ऑपरेशनल एक्टिविटी यानी जो एक्टिविटीज हमारे एम्प्लॉयज परफॉर्म करते हैं, काम होता है बेसिकली कंपनी में, वो कहीं और भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही जगह सभी कुछ हो। ठीक है। बस बात ये आती है कि सिचुएशन क्लोज में, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस जरूर पता होना चाहिए। जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है उसका एड्रेस क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर हमने भेजने हैं या वहां से मंगवाने हैं तो हमें पता हो हम कहाँ से मंगवाएं, बेसिकली कौन सा ऑफिस है, कहाँ से हम मंगा सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट क्लोज। थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज में बेसिकली आता है कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ द कंपनीज, किस पर्पस से बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है, सेटअप हुआ है। ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव क्लोज में हर एक्टिविटी का लेखा जोखा होगा, मतलब डिटेल्स होंगी सभी एक्टिविटीज की जो भी बिजनेस परफॉर्म करेगी फॉर द अचीवमेंट ऑफ द दैट मेन पर्पस और दैट मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए कंपनी सेटअप हुई है। इज इट क्लियर? एंड वन थिंग इज ये क्लोज बनाया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज द पब्लिक जो कंपनी से डील करती है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कंपनी का पर्पस क्या है, क्यों कंपनी एस्टैब्लिश हुई है। बिकॉज उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके फंड्स किस तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, प्लस वो ये जान सकते हैं कि कंपनी की लिमिटेशन क्या है। ठीक है। कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, ये इस चीज की अवेयरनेस उनको होनी चाहिए, मतलब ये पॉइंट उनको पता होने चाहिए। इज इट क्लियर? एंड अगर कोई कंपनी अपनी लिमिट्स को क्रॉस करती है, मतलब ऐसा कोई काम करती है जो उसके ऑब्जेक्टिव्स में लिखा ही नहीं है, तो that means it goes beyond its activity, it goes beyond its authority। तो वो एक्ट क्या कहलाएंगे? अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब जो हमारी हाथ में नहीं है काम, बट हम वो कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, ट्रेडिंग करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं ट्रेडिंग भी कर रही हूँ, तो मेरे मेन ऑब्जेक्टिव से वो मैच नहीं होता है, यानी वो काम क्या है? अल्ट्रा वायर्स है मेरे लिए। ठीक है। इज इट क्लियर? Such an act of the company cannot be held valid even if it is done with the consent of members। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हूँ तो वो मेरा काम है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, बनाई इसीलिए गई है कंपनी की मैं अपना काम मैन्युफैक्चरिंग का काम ही करूँ। ठीक है। बट अगर मैं ट्रेडिंग में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ और अपने जो भी मेरे मेंबर्स हैं उनकी कंसेंट से करती हूँ, लेकिन वो काम वैलिड नहीं माना जाएगा, इट टर्म टू बी वॉइड और इट टर्म टू बी अल्ट्रा वायर्स, बिकॉज मेरे मेन ऑब्जेक्टिव से वो चीज परे है, मतलब मेरे मेन ऑब्जेक्टिव से वो चीज मैच नहीं होती है। इज इट क्लियर? तो ऑब्जेक्ट क्लोज में ये कहा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी के, जिसके लिए कंपनी एस्टैब्लिश हुई है, सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव कंपनी परफॉर्म कर सकती है, इसके अलावा नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? एंड कुछ पॉइंट्स आते हैं
एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है मतलब डिफरेंट हेड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स के डिफरेंट हेड्स बने हुए हैं कि एक मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव मतलब मेरा काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है, तो वो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करते हैं कुछ इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स। अब इंसिडेंट डेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स किसको सपोर्ट करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव को। यानी मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो मैन्युफैक्चरिंग मेरा मेन ऑब्जेक्टिव हुआ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ काम करने पड़ते हैं, जैसे ऑर्डर लेना या एक तरीके से कुछ चीज अरेंज करना, फंड्स अरेंज करना, तो वो काम क्या हुए, इंसिडेंटल या एंसिलरी, ठीक है। थर्ड आता है अदर ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव को भी सपोर्ट करते हैं बेसिकली, बट वो मेन ऑब्जेक्टिव में या एंसिलरी इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव में हम लिखना भूल गए हैं या एक तरीके से नहीं आते हैं, वो आते हैं आपके अदर ऑब्जेक्टिव्स में। इज इट क्लियर? तो ये दोनों एंसिलरी, इंसिडेंटल और अदर ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली सपोर्ट किसको करते हैं, हमारे मेन ऑब्जेक्टिव को, जिसके लिए कंपनी सेटअप हुई है, जिस जो मेन पर्पस है कंपनी का बेसिकली। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लॉज आता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज बेसिकली ये डिफाइन करता है कि ये जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, या लिमिटेड बाय शेयर है या गारंटी है, ठीक है। अगर केस आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का, तो उसके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें ये चीज़ मेंशन होगी दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम। मान लो एक कंपनी, एक मेंबर के पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं और उसने 90 ही पे कर दिए हैं, यानी वो लाइबल होगा किन के लिए, सिर्फ 10 शेयर्स के लिए। इज इट क्लियर? अगर उसने फुली 100 ही पे कर दिए हों, ठीक है, तो उस केस में यानी उसने फुली पे कर दिए शेयर्स के अमाउंट, ठीक है, तो उस केस में उसकी लाइबिलिटी क्या हुई, जीरो हुई। इज इट क्लियर? अगर केस है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का, तो उसमें ये चीज मेंशन होगी मेमोरेंडम में दैट वो अमाउंट मेंशन होगी जो उसने एज अ गारंटी कंपनी को दी है, ठीक है, कि अगर इन केस द कंपनी विल बी वाउंड अप, तो वो ये अमाउंट जो है कंपनी को पे करेगा। मतलब शेयर्स के लिए तो वो पे करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट वो पे करेगा इन केस ऑफ वाउंडिंग अप, और उस वो गारंटी देता है इस चीज़ की, ठीक है, वो गारंटी देता है अपनी इस बात की कि मैं जो है शेयर्स के लिए, अगर मान लो उसने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो 100 शेयर्स, सॉरी 100 शेयर उसने परचेज किए होंगे, तो 100 शेयर्स की अमाउंट तो वो देगा ही देगा कंपनी को। लेकिन अगर उसने बोला है कि मैं जो है 50,000 और भी प्लस दूंगा इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है, अगर कंपनी वाउंड अप हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तो उस केस में मैं कंपनी को 50,000 भी एक्स्ट्रा अमाउंट दूंगा, ठीक है। यानी उसने यहाँ गारंटी दे दी है, और ये चीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन भी है कि जो मेंबर है उसकी जो है उसने गारंटी दी है इस चीज़ की। वैसे तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन उसने ये चीज़ की गारंटी भी दी है, तो उस केस में अगर इन केस कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, एक तरीके से कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, तो उस केस में वो मेंबर जो है शेयर्स के लिए तो लाइबल होगा ही होगा, लेकिन वो 50,000 के लिए भी लाइबल होगा। इज इट क्लियर? अब आती है बात कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कंपनी में कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड बन जाती है, और वो केसेस क्या होंगे? फर्स्ट वन इज इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस्ड। मान लो अगर पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, उसके मेंबर्स बिलो 7 कभी भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मिनिमम 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर मान लो एक कंपनी जो है वो 4 या 5 उसके मेंबर्स हैं, पब्लिक कंपनी है, 4 या 5 उसके मेंबर्स हैं मिनिमम, ठीक है, और वो 6 महीने से ज़्यादा हो गया उसको कंपनी चला रही है, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो इन केस अगर कंपनी जो है ये चीज़ पकड़ी गई कंपनी की, ये झूठ पकड़ा गया कंपनी का, तो उस केस में जो पेमेंट है पूरे डेट्स की कंपनी के, वो सभी मेंबर्स मिलकर पे करेंगे, चाहे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्यों ना यूटिलाइज हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने झूठ बोला है, चाहे मेमोरेंडम में ये चीज़ मेंशन थी कि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, बट वो ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। सेकंड केस आता है, सेकंड सिचुएशन है, ये आती है कि जो लाइबिलिटी है डायरेक्टर्स की या एनी ऑफ द डायरेक्टर या मैनेजर की, अगर मेमोरेंडम में प्रोवाइडेड है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कंपनीज में कि उनकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाएगी, मतलब लिमिटेड कंपनी है बेसिकली, बट मेमोरेंडम में ये चीज़ मेंशन है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस कंपनी में आती हैं तो जो लाइबिलिटी है डायरेक्टर्स की या मैनेजर की वो अनलिमिटेड हो जाएगी, तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। वहाँ पर मतलब ये है कि लिमिटेड कंपनी है बट बेसिकली उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होएगी, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस में। नेक्स्ट आता है सी पार्ट। जो लिमिटेड कंपनी है
अगर उसके आर्टिकल ऑथराइज करते हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो अपनी मेमोरेंडम में कुछ चेंजेस करा देता है, मतलब कि चेंजेस कैसे कराएगा कि वो लाइबिलिटी चेंज कर देते हैं मेंबर्स की, और उसके लिए वो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर रहे हैं, एक तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर भी कर रहे हैं, चेंज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है लाइबिलिटी लिमिटेड कंपनी की वो अनलिमिटेड हो जाएगी। इज इट क्लियर? फोर्थ पॉइंट, लास्ट सिचुएशन ये आती है कि अगर कंपनी एस्टैब्लिश हुई है क्रेडिटर्स को या एक तरीके से लोगों को ही डिफ्रॉड करने के लिए, मतलब इलीगल पर्पस से एस्टैब्लिश हुई है बेसिकली वो, तो कोर्ट क्या कर सकती है, यहाँ पर उस कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होने के बावजूद भी उसको अनलिमिटेड घोषित कर सकती है, कि जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। नेक्स्ट क्लॉज आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि व्हाट विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, यानी कंपनी के पास कितनी टोटल कैपिटल है, ठीक है। और ये कैपिटल कहलाती है ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी या नॉमिनल कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऑथोराइज्ड बेसिकली इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि कंपनीज जो हैं परमिटेड नहीं है, उनको परमिशन नहीं है इस ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा पैसे कलेक्ट करने की या ज़्यादा मनी कलेक्ट करने की। मान लो अगर कंपनी के पास 10,000 जो है टोटल कैपिटल है, ठीक है, तो 10,000 से ज़्यादा के वो शेयर इशू नहीं कर सकती, मतलब 10,000 के से ज़्यादा वो पैसे पब्लिक से नहीं कलेक्ट कर सकती। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ इस क्लॉज में इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द डिवीजन ऑफ शेयर्स, डिवीजन ऑफ शेयर्स अलॉन्ग विद देयर वैल्यू, ठीक है, कि किस तरीके से आपने शेयर्स की डिवीजन की है एंड विद व्हाट वैल्यू, ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब शेयर्स आपने इक्विटी शेयर्स में कितना एक तरीके से डिवाइड किया है, प्रेफरेंस शेयर में कितना डिवाइड किया, तो सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ शेयर्स एज वेल एज देयर वैल्यू विल बी कंटेन्ड इन दिस क्लॉज। इज इट क्लियर? तो टोटल कैपिटल और उसकी डिवीजन किस तरीके से हुई है उसकी सारी इंफॉर्मेशन किस क्लॉज में होगी, कैपिटल क्लॉज में होगी अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्लॉज आता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं एक तरीके से कंफर्मेशन देता है कि जो भी इंडिविजुअल्स ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया है दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। उनके सिग्नेचर ये सिग्निफाई करते हैं, या एक तरीके से क्लैरिटी हमें मिल जाती है कि वो हमारी कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी सिग्नेटरीज हैं टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उनकी सारी डिटेल्स अलोंग विद देयर सिग्नेचर्स वो मेंशन होगी इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर द एसोसिएशन क्लॉज। एंड उस विटनेस की इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड की जाएगी, उसके सिग्नेचर भी इंक्लूड होंगे जिसके सामने जो है सभी सब्सक्राइबर्स ने साइन किए हैं ऑन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये सारे सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं किसमें, एसोसिएशन क्लॉज में। इज इट क्लियर? तो ये थे आपके डिफरेंट क्लॉजेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर ऑल्टरेशन मतलब कुछ चीज़ ऐड करनी है, डिलीट करनी है, या बाय मिस्टेक वो चीज़ गलत हो गई है तो वो रेक्टिफाई करनी है, तो वो किस तरीके से हो सकता है, मतलब कहने का ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को में अगर चेंजेस करने हैं डिफरेंट क्लॉजेस में तो वो किस तरीके से होगी। वैसे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट है और कंपनी जो है इसकी कंडीशंस को या इसके कंटेंट्स को चेंज नहीं कर सकती, बट कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जिन सिचुएशन में कंपनी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस ला सकती है, और वो अंडर द कंपनीज एक्ट में 2013 में मेंशन है सिचुएशन, ठीक है। अगर वैसी सिचुएशन कंपनी के सामने कभी भी आती है तो वो चेंज कर सकती है अपने डिफरेंट क्लोजेस को अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर नेम क्लॉज में कोई चेंज करना है तो वो किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहली बात तो कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी को अगर मेमोरेंडम ऑफ नेम क्लॉज में चेंज करना है अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी रिक्वायर्ड है, मतलब एक तरीके से रिटन अप्रूवल लगेगा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि अगर कंपनी को अपना नेम चेंज कराना है तो वो करा सकती है या नहीं करा सकती है। आप एक तरीके से रीजन भी मेंशन करेंगे कि क्यों कंपनी ने अपना नेम चेंज करना है, ठीक है।
इसके अलावा जो रजिस्ट्रार है कंपनीज का, उसको एक एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ेगी और साथ ही साथ एक कॉपी आप भेजोगे स्पेशल रेजोल्यूशन की और रिटर्न अप्रूवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने परमिशन ली है उसकी, दोनों की कॉपीज आप भेजोगे और साथ ही साथ रीजन मेंशन करोगे कि वाई आर यू चेंजिंग द नेम ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? तो अगर कंपनी का नेम चेंज कराना है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग में और रिटर्न अप्रूवल लगती है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ये दोनों कॉपी स्पेशल रेजोल्यूशन की एज वेल एज द जो परमिशन है, रिटर्न परमिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये दोनों की कॉपीज आप रजिस्ट्रार को सबमिट कराओगे अलॉन्ग विद द रीजन दैट व्हाई आर यू चेंजिंग द नेम ऑफ द कंपनी विद इन द 30 डेज ऑफ दैट चेंज। मतलब जिस दिन से आपने चेंज कराया, मान लो 1 जनवरी को आपने चेंज कराया है, तो 30 दिनों के अंदर अंदर यानी 30 जनवरी तक आप जो है सारी इंफॉर्मेशन किसको पास ऑन कर दोगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, कि क्यों आप चेंज करा रहे हो और हमें परमिशन मिल चुकी है, हमने स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कराया, मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सबमिट कराओगे एप्लीकेशन किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को, ताकि वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज जो है चेंज कर सके आपकी कंपनी का नेम, जो भी आपने चेंजेस कराए हैं वो अपने रजिस्टर ऑफ कंपनीज में नोटिफाई कर सके और एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू कर सके। इज इट क्लियर? And one thing here I want to discuss is want to tell you sorry is that जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अप्रूवल कई मैटर्स में नहीं लगती। जैसे कि अगर आपने कोई प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ऐड या डिलीट कराना है कंपनी के नेम के पीछे से, या उसको ऐड कराना है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करोगे तो आपका जो चेंजेस है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज कर देगा। इज इट क्लियर? एंड वन थिंग हेयर इज दैट अगर बाय मिस्टेक कंपनी का नेम सेम हो चुका है, जैसे एग्जिस्टिंग कंपनी भी उसी नाम की और आपने कंपनी का नेम भी उसी नाम का रख लिया, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपसे बाय मिस्टेक ऐसा काम हो गया है तो उसके लिए एक कंपनी को क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को नोटिफाई कराना होता है, साथ ही साथ उनकी परमिशन भी लगती है। ठीक है, उनकी परमिशन बेसिकली यहाँ पर आपको लेनी पड़ेगी फॉर मेकिंग सच चेंज इन द नेम क्लॉज अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑल्टरेशन इन सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। अगर आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की जो एरिया है बेसिकली वो चेंज करना है, या एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। इज इट क्लियर? वैसे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना, बट वो किस तरीके से हो सकता है, उसके डिफरेंट सिचुएशंस यहाँ पर डिफाइन की गई हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन आती है फ्रॉम वन प्रीमिसेस टू अनदर प्रीमिसेस इन द सेम सिटी और टाउन और विलेज। मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपने करना है सेम सिटी में, तो वो किस तरीके से करेंगे आप लोग, आप वो कंपनी किस तरीके से कर सकती है बेसिकली। सबसे पहले तो उस कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा इन द बोर्ड मीटिंग, और ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी सबमिट करानी होगी विद इन 30 डेज आफ्टर द डेट ऑफ सच चेंज। मतलब अगर आप सेम सिटी में कहीं कोई और एरिया में आप चेंज कर रहे हो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर शिफ्ट कर रहे हो एक एरिया से दूसरे एरिया सेम सिटी में, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस और ये चेंज के करने के बाद आप नोटिफाई कराएंगे किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सिचुएशन आती है अगर शिफ्ट हो रहा है रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन टाउन और सिटी टू अनदर टाउन और सिटी इन द सेम स्टेट। सेम स्टेट के अंदर बट टाउन चेंज हो रहा है, सिटी चेंज हो रही है, विलेज चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय द बोर्ड मीटिंग्स इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो रीजनल डायरेक्टर है उस टाउन का या सिटी का या विलेज का, उससे कंफर्मेशन जो है आपको लेनी पड़ेगी कि आप जो है एक तरीके से अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करा रहे हो। ठीक है, और साथ ही साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी नोटिफाई कराओगे और साथ ही साथ एक कॉपी भेजोगे स्पेशल रेजोल्यूशन की, और जो कंफर्मेशन रीजनल डायरेक्टर से आपको मिली है उन दोनों की कॉपीज विद द रीजन व्हाई आर यू चेंज शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस आप दोगे टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को, और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को नोटिफाई कराओगे अबाउट द न्यू लोकेशन ऑफ दैट कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ दैट कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सिचुएशन आती है थर्ड अंडर सिचुएशन क्लॉज इज
अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या क्या क्या परमिशंस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा इन द बोर्ड मीटिंग। दूसरी चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंफर्मेशन भी इसके लिए चाहिए होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की कंफर्मेशन तभी मिल सकती है अगर आप कुछ रीज़न मेंशन करोगे दैट वाई आर यू शिफ्टिंग योर रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। एंड परमिशन भी लगेगी किसकी, डिबेंचर होल्डर्स की, क्रेडिटर्स की, और जो भी पर्सन उस मेंबर्स उस कंपनी से डील करते हैं उनकी कंफर्मेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मांगती है बिफोर ग्रांटिंग द परमिशन फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाती है तो ये चीज़ हम नोटिफाई कराते हैं किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को। उसको सबमिट करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी, और जो कंफर्मेशन हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से ली है उसकी एक कॉपी आप सबमिट कराओगे टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज विद इन 30 days ऑफ सच चेंज। एंड अब दो रजिस्ट्रार को आप सबमिट कराओगी, एक तो उस स्टेट के रजिस्ट्रार को जिसमें ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस था, ठीक है, एक, और एक उस स्टेट को, स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को जिसमें आप न्यूली शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, ताकि जो आपका पुराने वाला रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो बेसिकली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स न्यू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को भेज सके, और साथ ही साथ वो अपने रजिस्टर्स ऑफ द कंपनीज में से आपकी कंपनी का नेम कट करके नए जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज हैं वो ताकि ऐड कर सके। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सिचुएशन आती है या नेक्स्ट चेंज आता है अगर हम करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑब्जेक्ट क्लोज में। अगर ऑब्जेक्ट क्लोज में कोई चेंज करना है तो वो किस तरीके से होगा। मेनली यहाँ पर आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है या एक तरीके से उसके बिजनेस का पर्पस चेंज हो रहा है। वैसे तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट कुछ स्टेप्स हैं अंडर द कंपनीज एक्ट कि किस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस करने हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर चेंजेस करने हैं तो सबसे पहले तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हमें जो ऑब्जेक्ट है कंपनी का वो चेंज करना है या ऑब्जेक्ट क्लॉजेस में चेंज करने हैं अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। और सेक्शन 13 जो है वो कहता है कि जो ऑब्जेक्ट क्लोज है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, वो तभी होंगे अगर कंपनी का फॉलोइंग पर्पस से चेंज कर रही है। मतलब ये जो सर्टेन पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ऑल्टरेशन इन्हीं के बेसिस पे होगी। अगर आप पर्पस मतलब बेसिकली ऑल्टरेशन हो सकती है ऑब्जेक्ट क्लोज में, बट अगर सर्टेन पर्पसेस सेटिस्फाई हैं तभी होगी। इज इट क्लियर? ये पर्पसेस बेसिकली अंडर सेक्शन 13 है, 13 डिफाइन किए गए हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब जो है आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और इन पर्पसेस को फुलफिल करके तभी ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज हो सकते हैं। साथ ही साथ आप नोटिफाई कराओगे टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को, एक तरीके से स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी सबमिट करोगे और रीजन व्हाई आर यू चेंजिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज वो मेंशन करोगे, और ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को सबमिट कराओगे विद इन द 30 days ऑफ दैट चेंज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका ऑल्ट्रेशन इन लाइबिलिटी क्लॉज। वैसे तो एक जनरल रूल है कि जो लाइबिलिटी है लिमिटेड कंपनी की वो आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते जब तक कि आपको मेंबर्स की कंफर्मेशन ना मिल जाए राइटिंग में, ठीक है। जब तक कि मेंबर्स जो है कंपनीज के वो कंफर्मेशन नहीं देंगे तो लाइबिलिटी जो है लिमिटेड कंपनी की वो अनलिमिटेड नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? अगर जो है एक लिमिटेड कंपनी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी अपनी करनी है तो वो कैसे कर सकती है, बाय री रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, मतलब उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस भी मैंने बताई थी कंपनीज की जहां पर जो लाइबिलिटी है लिमिटेड कंपनी की वो अनलिमिटेड हो जाती है ऑटोमेटिकली। वो सिचुएशंस मैंने ऑलरेडी आपको लाइबिलिटी क्लॉज में क्लियर कर दी हैं। इज इट क्लियर? तो ये चेंजेस आप लाइबिलिटी क्लॉज में कब कर सकते हो, अगर ये सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई है तभी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ऑल्ट्रेशन आती है कैपिटल क्लॉज में। अब कैपिटल क्लॉज में अगर चेंजेस करने हैं यानी टोटल कैपिटल जो होती है कंपनीज की, अब कैपिटल क्लॉज में क्या इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द टोटल कैपिटल ऑफ दैट फर्म, ठीक है, और उसका डिवीजन किस तरीके से हो रहा है ये इंफॉर्मेशन होती है कैपिटल क्लॉज में। तो अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में चेंज करने हैं तो वो किस तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहले तो तीन सिचुएशंस आपके
आपके सामने आ सकती हैं अगर कैपिटल क्लॉज में चेंज करना है। एक तो या तो आप उस कंपनी को शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी होगी या रिड्यूस करनी होगी या एक तरीके से रीऑर्गेनाइज करनी होगी। रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि जो फुली पेड शेयर्स हैं उनको स्टॉक में कन्वर्ट करना होगा या स्टॉक को शेयर्स में रिकन्वर्ट करना होगा, ठीक है, या सब डिवीजन जो है शेयर्स की वो स्मॉलर अमाउंट में करनी होगी जो प्रीवियस टाइम पे नहीं की थी। इज इट क्लियर? तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तीन सिचुएशन आपके सामने मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। अगर शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है, या दूसरी है रिड्यूस करना है, या रीऑर्गेनाइज करना है, तो ये तीन सिचुएशन आती हैं कि ये तीन सिचुएशन के आने पर ही हम बेसिकली क्या करते हैं, कैपिटल क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। तो वो चेंज किस तरीके से हो सकता है? सबसे पहले तो अगर आपको ये चेंजेस करने हैं तो उसके लिए एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या कह सकते हैं रेजोल्यूशन पास करना होगा बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। और ये चीज जो है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को भी नोटिफाई करानी होगी विद इन द 30 डेज ऑफ सच चेंज। इज दैट क्लियर? स्पेशल रेजोल्यूशन, चाहे आपको इंक्रीज करनी है कैपिटल, डिक्रीज करनी है या रीऑर्गेनाइज करनी है, तो उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है बोर्ड मीटिंग में। साथ ही साथ ये चीज जो है नोटिफाई करानी होती है टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से कैपिटल क्लॉज में ऑल्टरेशन हो सकती है। ये था आपका लास्ट टॉपिक, ठीक है, कि किस तरीके से कैपिटल क्लॉज में आप चेंज कर सकते हो। डिफरेंट क्लॉजेस में अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंजेस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर प्रोसीजर या प्रोविजन फॉलो करके ही चेंज करेंगे तो वो चीज या वो चेंजेस जो हैं वो वैलिड होंगे इन द आइज ऑफ लॉ एज वेल एज इन द फ्रंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। इज इट क्लियर? तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू मे आस्क, and that's all for today. Thank you.